नमस्ते साथियों, इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आपके मन में उठने वाले हर सवाल, हर विचार और हर एहसास की जड़ कहाँ है? क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि ये मन आखिर है क्या, जो हर पल नए ख्वाब दिखाता है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है? ये मन जो आपको आपकी दुनिया से जोड़ता है, ये कैसे काम करता है? क्या ये कोई रहस्यमयी शक्ति है या फिर इसके पीछे भी कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आज हम बर्ट्रैंड रसेल की अद्भुत पुस्तक के जरिए इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं, जहां हम अपने ही मन को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। रसेल बताते हैं कि हमारा मन सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये एक जटिल संरचना है जिसमें हमारी स्मृतियां, इच्छाएं, अनुभव और सपने बसे होते हैं। वो समझाते हैं कि मन भी प्राकृतिक नियमों का ही हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे इस संसार की हर चीज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रसेल ने मन और शरीर को अलग अलग देखने की पुरानी परंपरा को चुनौती दी। वो बताते हैं कि हमारे मानसिक और भौतिक अनुभव दोनों एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। जब हम कोई चीज देखते या महसूस करते हैं तो वो केवल हमारी चेतना की उपज नहीं होती, बल्कि उसका गहरा संबंध हमारे शरीर और हमारे वातावरण से भी होता है। रसेल हमें दिखाएंगे कि कैसे हमारे मानसिक अनुभव, जैसे कि किसी खूबसूरत फूल को देखना, विज्ञान की भाषा में हमारे मस्तिष्क की सूक्ष्म प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं, जो हमारी चेतना को आकार देते हैं। हम ये भी समझेंगे कि हमारे विचार और भावनाएं कैसे बनती हैं और क्यों हमारे सभी अनुभव, चाहे वो दुख हो या सुख, बाहरी दुनिया के साथ हमारे संपर्क का ही परिणाम होते हैं। रसेल का कहना है कि अगर हम अपने अनुभवों को गहराई से देखें तो पाएंगे कि उनमें कोई रहस्यमय तत्व नहीं है, बल्कि वे प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही होते हैं। तो तैयार हो जाइए मन की इस वैज्ञानिक यात्रा के लिए। मन और शरीर का अटूट संबंध। रसेल के दर्शन में मन और शरीर को अलग थलग संस्थाओं के रूप में देखना एक मौलिक भूल है। वो इस बात पर दृढ़ता से जोर देते हैं कि ये दो पृथक इकाइयां नहीं हैं, बल्कि एक ही अविभाज्य वास्तविकता के दो अभिन्न पहलू हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, जो अलग अलग दिखते हुए भी एक ही सिक्के का निर्माण करते हैं, वैसे ही हमारा मन और हमारा शरीर एक ही अस्तित्व के दो अभिव्यक्तियां हैं। ये संबंध इतना गहरा और अंतरंग है कि एक का दूसरे पर सीधा और तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। हमारी मानसिक स्थितियां, जैसे हमारी भावनाएं, विचार, धारणाएं और इच्छाएं, सीधे तौर पर हमारी शारीरिक स्थितियों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, तनाव और चिंता जैसी मानसिक स्थितियां अक्सर शारीरिक लक्षणों जैसे सिर दर्द, पेट की समस्याएं या उच्च रक्तचाप के रूप में प्रकट होती है। इसी तरह हमारी शारीरिक स्थितियां भी हमारे मानसिक अनुभवों को आकार देती है। शारीरिक दर्द, बीमारी या थकान का सीधा असर हमारे मूड, हमारी एकाग्रता और हमारी समग्र मानसिक कुशलता पर पड़ता है। एक स्वस्थ शरीर अक्सर एक स्वस्थ और शांत मन का आधार बनता है, जबकि एक अस्वस्थ शरीर मानसिक अशांति या निराशा को जन्म दे सकता है। रसेल के अनुसार ये सहजीवी संबंध हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे अनुभव, चाहे वे आनंद के हो या दुख के, उत्तेजना के हो या शांति के, मन और शरीर के इस संयुक्त नृत्य का परिणाम है। हम जिस दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और जिसके साथ बातचीत करते हैं, वो हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के जटिल अंतःक्रियाओं के माध्यम से संसाधित होती है। हमारे विचार केवल अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, वे मस्तिष्क में रासायनिक और विद्युत गतिविधियों के पैटर्न हैं। हमारी भावनाएं केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे शारीरिक उत्तेजनाओं और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज से जुड़ी होती हैं। इस दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि मन और शरीर के बीच कोई रहस्यमय विभाजन रेखा नहीं है, बल्कि वे एक ही सतत स्पेक्ट्रम पर स्थित है, जहां एक का हर बदलाव दूसरे में प्रतिध्वनित होता है। इस अटूट संबंध को समझना
हमें अपने समग्र कल्याण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से अविभाज्य है और इसके विपरीत। मानसिक अनुभवों का वैज्ञानिक आधार। रसेल की इस बात पर विशेष बल है कि हमारे सभी मानसिक अनुभव, चाहे वो सुबह की धूप को देखना हो, अपनी पसंदीदा धुन को सुनना हो, किसी प्रियजन के स्पर्श को महसूस करना हो या किसी जटिल समस्या पर विचार करना हो, किसी रहस्यमयी या अलौकिक शक्ति का परिणाम नहीं है। इसके विपरीत वो दृढ़ता से ये प्रतिपादित करते हैं कि इन सभी अनुभवों का एक स्पष्ट वैज्ञानिक आधार है और वे हमारे मस्तिष्क की प्रक्रियाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हर विचार, हर भावना, हर धारणा और हर स्मृति मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच होने वाली जटिल विद्युत रासायनिक गतिविधियों का परिणाम है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंखें प्रकाश संकेतों को ग्रहण करती हैं, जो फिर ऑप्टिक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क के दृश्य प्रांतस्था में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें संसाधित और व्याख्या किया जाता है ताकि हम एक छवि के रूप में अनुभव कर सकें। इसी प्रकार जब हम किसी आवाज को सुनते हैं तो ध्वनि तरंगे हमारे कानों में कंपन उत्पन्न करती है, जो श्रवण तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क के श्रवण प्रांतस्था तक पहुंचती है और ध्वनि के रूप में अनुभव की जाती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक नियमों का हिस्सा है, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सिद्धांतों का समावेश होता है। कोई जादू या अज्ञात शक्ति इसमें शामिल नहीं है। हमारे विचार, जो हमें अक्सर अमूर्त लगते हैं, वास्तव में मस्तिष्क में न्यूरल नेटवर्कों के सक्रियण और निष्क्रियकरण के जटिल पैटर्न हैं। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो ये पूर्ववर्ती अनुभवों, वर्तमान उत्तेजनाओं और भविष्य की अपेक्षाओं के आधार पर मस्तिष्क में सूचना के प्रसंस्करण का परिणाम होता है। भावनाएं भी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोफिन के रिलीज से जुड़ी होती है, जो मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करती है और शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है। रसेल का ये दृष्टिकोण हमें मन के बारे में सोचने के तरीके को बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये हमें सिखाता है कि आत्मनिरीक्षण और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ साथ हमें मस्तिष्क की शारीरिक संरचना और कार्यों का भी अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझ सकें। ये मन को किसी ऐसी चीज के रूप में देखने से रोकता है जो शरीर से पूरी तरह से अलग है या जो वैज्ञानिक जांच के दायरे से बाहर है। इसके बजाय ये मन को एक जैविक घटना के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके खोजा और समझा जा सकता है। ये दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिकों, तंत्रिका वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच एक सेतु का निर्माण करता है, जिससे मन और मस्तिष्क के बीच के संबंधों की गहरी समझ विकसित होती है। चेतना की प्रकृति। रसेल के दार्शनिक दृष्टिकोण में चेतना कोई अलौकिक या रहस्यमयी शक्ति नहीं है, जिसे अक्सर किसी जादुई आत्मा या अमूर्त सार के रूप में देखा जाता है। इसके विपरीत वो चेतना को हमारे समग्र अनुभवों के एक विशाल और निरंतर विकसित होने वाले संग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे भौतिक शरीर से अलग होकर कहीं बाहर मौजूद है, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र द्वारा संसाधित और अनुभव की गई सभी संवेदनाओं, धारणाओं, विचारों और भावनाओं का एक एकीकृत योग है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उदाहरण के लिए सुबह की धूप का सुनहरा रंग, बारिश की बूंदों की धीमी टिपटिपाहट, ताजे पके भोजन की सुगंध या किसी जटिल गणितीय समस्या का समाधान, वो सब हमारी चेतना का अभिन्न अंग बन जाता है। ये अनुभव केवल क्षणिक घटनाएं नहीं है जो पल भर में मिट जाती है। वे हमारी यादों में गहराई से दर्ज होते रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक विशाल पुस्तकालय में अनगिनत पुस्तकें व्यवस्थित ढंग से रखी जाती है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जहां हर नया अनुभव, हर नई जानकारी जो हम ग्रहण करते हैं, हमारी चेतना के ताने बाने में कुशलतापूर्वक बुनी जाती है। ये एक सतत निर्माण प्रक्रिया है, जहां वर्तमान अनुभव,
भूतकाल के संचित अनुभवों के साथ मिलकर हमारी अनूठी व्यक्तिगत वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इस दृष्टिकोण का निहितार्थ यह है कि चेतना केवल एक निष्क्रिय रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है। ये एक अत्यंत सक्रिय और गतिशील प्रणाली है जो अनुभवों को केवल दर्ज ही नहीं करती बल्कि उन्हें संसाधित करती है, उन्हें व्यक्तिगत अर्थ देती है और उन्हें भविष्य के संदर्भों के लिए संग्रहित करती है। इस तरह चेतना हमारे अस्तित्व की नींव बन जाती है जो हमें दुनिया के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने और अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सक्षम बनाती है। यह हमें सोचने, महसूस करने, सीखने और जटिल निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। ये सभी क्षमताएं हमारे संचित अनुभवों पर आधारित होती है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। चेतना का ये वैज्ञानिक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण हमें मन को अधिक तार्किक और समझने योग्य तरीके से देखने में मदद करता है, उसे किसी रहस्यमयी दायरे से निकालकर एक ऐसी जैविक घटना के रूप में स्थापित करता है जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। ये मानव अनुभव की जटिलता को समझने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है जहां प्रत्येक संवेदना और विचार हमारे आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच की बातचीत का परिणाम है। भूतकाल के अनुभवों का प्रभाव। रसेल इस बात पर दृढ़ता से बल देते हैं कि हमारा वर्तमान अस्तित्व केवल इस क्षण तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये भूतकाल के अनुभवों से अविच्छेद्य रूप से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि हमारे आज के विचार और भावनाएं सीधे तौर पर उन सभी घटनाओं, शिक्षाओं, अंतःक्रियाओं और संवेदनाओं का परिणाम है जिनसे हम अपने जीवन में अब तक गुजरे हैं। जन्म के बाद के शुरुआती अनुभवों से लेकर कल रात की बातचीत तक हर अनुभव हमारे मानसिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ता है और हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने बचपन में किसी विशेष प्रकार की स्थिति या व्यक्ति से नकारात्मक अनुभव हुआ है, तो संभावना है कि वो भविष्य में वैसी ही स्थिति या व्यक्ति के प्रति समान नकारात्मक भावनाएं या विचार विकसित करेगा। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि मस्तिष्क में स्थापित न्यूरल पाथवे और भावनात्मक संघों का परिणाम है। इसके विपरीत, सकारात्मक अनुभव हमें आत्मविश्वास, आशावाद और आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। ये संचित अनुभव ही हमारे सीखने का आधार बनते हैं। हम अपनी पिछली सफलताओं और असफलताओं से अमूल्य सबक सीखते हैं और ये सीख हमें भविष्य में अधिक सूचित और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करती है। यदि हमने अतीत में कोई गलती की है, तो हम उससे सक्रिय रूप से सबक लेते हैं और उस गलती को भविष्य में दोहराने से बचने की कोशिश करते हैं। यदि हमने कुछ अच्छा हासिल किया है, तो हम उन रणनीतियों और दृष्टिकोणों को दोहराने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हमें सफलता दिलाई थी। इस प्रकार भूतकाल के अनुभव केवल दूर की यादें नहीं हैं, वे एक सक्रिय मार्गदर्शक का काम करते हैं जो हमारे वर्तमान व्यवहार को सूचित करता है और हमारे भविष्य के व्यवहार का आधार बनते हैं। हमारी आदतें, हमारी सहज प्रतिक्रियाएं, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी प्राथमिकताएं और यहां तक कि हमारी सबसे गहरी आकांक्षाएं भी हमारे संचित अनुभवों से आकार लेती है। इस गहरी समझ का तात्पर्य यह है कि हमारे व्यवहार पैटर्न अक्सर हमारे भूतकाल में निहित होते हैं। ये समझना कि भूतकाल कैसे वर्तमान को प्रभावित करता है, हमें आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद कर सकता है। ये हमें अपने व्यवहार पैटर्न को पहचानने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदलने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमें ये समझने में भी सहायता करता है कि हम कुछ खास तरीकों से क्यों प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों से कैसे बातचीत करते हैं और कैसे हम अपने अनुभवों को बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें अपने व्यक्तिगत इतिहास को केवल एक कहानी के रूप में देखने के बजाय एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, जो हमें लगातार विकसित होने और सीखने की अनुमति देता है। स्मृति और आदतें, जीवन की सहजता के आधार। रसेल के दर्शन में स्मृति को केवल दिमाग के किसी कोने में पड़ी हुई पुरानी जानकारियों के ढेर के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि ये अनुभवों का एक गतिशील और संग्रहित रूप है।
ये हमारे जीवन के हर पल, हर देखी गई चीज, सुनी गई आवाज, महसूस की गई भावना और सीखे गए सबक का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। हमारी यादें ही हमें अपनी पहचान बनाने, अपने अतीत से सीखने और भविष्य के लिए योजना बनाने में सक्षम बनाती है। ये यादें केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये भावनाएं, धारणाएं और संदर्भ भी अपने साथ संजोए रखती है, जो हमारे वर्तमान विचारों और व्यवहारों को सीधे प्रभावित करती है। इसी स्मृति के आधार पर आदतें विकसित होती है। आदतें अनिवार्य रूप से उन्हीं संग्रहित अनुभवों पर आधारित दोहराया गया व्यवहार है। जब हम कोई क्रिया बार बार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे मजबूत होते जाते हैं, जिससे वो क्रिया भविष्य में कम प्रयास और चेतना के साथ की जा सके। सुबह उठकर दांत ब्रश करना, स्कूटर चलाना या किसी विशेष समस्या को हल करने का तरीका, ये सभी आदतें हैं जो अनुभवों के दोहराव से बनी हैं। रसेल के अनुसार ये आदतें हमें जीवन को सहजता से जीने में मदद करती हैं। कल्पना कीजिए कि यदि हमें हर सुबह दांत ब्रश करने के लिए फिर से सोचना पड़े कि ब्रश कैसे पकड़ना है, पेस्ट कैसे लगाना है, तो हमारा दिन कितना जटिल हो जाएगा। आदतें इन रोजमर्रा के कार्यों को स्वचालित कर देती हैं, जिससे हमारा दिमाग अधिक महत्वपूर्ण और जटिल कार्यों के लिए मुक्त रहता है। वे हमें ऊर्जा और मानसिक क्षमता बचाती है, जिससे हम नए कौशल सीखने, समस्याओं को हल करने या रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये स्वचालित व्यवहार हमें अनिश्चितता और संज्ञानात्मक भार से बचाता है, जिससे हम अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से दुनिया में काम कर पाते हैं। आदतें हमें अपने वातावरण के साथ सहजता से अनुकूलित होने में भी मदद करती है, चाहे वो एक नई भाषा सीखना हो या किसी नए शहर में रास्ता खोजना हो। भावनाएं भी रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं। पारंपरिक रूप से भावनाओं को अक्सर हृदय से जुड़ी रहस्यमय या अव्याख्यायित शक्तियों के रूप में देखा जाता रहा है, जैसे कि गुस्सा, प्रेम, खुशी, दुख या डर। लोग कहते हैं ये दिल का मामला है या मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन रसेल का दृष्टिकोण इस धारणा को चुनौती देता है। उनके अनुसार ये भावनाएं केवल किसी अमूर्त दिल की बातें नहीं हैं, बल्कि ये मस्तिष्क में होने वाली जटिल रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। ये एक क्रांतिकारी विचार है जो भावनाओं को वैज्ञानिक जांच के दायरे में लाता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जब हम गुस्सा महसूस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एमिग्डाला, अम्यगदला नामक क्षेत्र सक्रिय होता है और कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन का स्राव होता है, जिससे हृदय गति बढ़ती है, रक्तचाप ऊपर जाता है और शरीर लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। इसी तरह प्रेम और खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव से जुड़ी होती है। ये रसायन मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जिससे हमें सुखद अनुभूति होती है और सामाजिक जुड़ाव मजबूत होता है। ये केवल मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं नहीं हैं, इनके साथ शरीर में स्पष्ट शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी प्रियजन को देखते हैं तो आपकी पुतलियां फैल सकती है, आपके गाल लाल हो सकते हैं या आपके पेट में तितलियां महसूस हो सकती है। ये सभी शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो मस्तिष्क की रासायनिक गतिविधियों से उत्पन्न होती है। रसेल का यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि भावनाएं कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि वे जैविक प्रक्रियाएं हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। ये ज्ञान हमें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, उनके स्रोतों को समझने और अंततः अधिक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। ये मन और शरीर के अटूट संबंध का एक और प्रमाण है, जहां हमारे सबसे आंतरिक अनुभव भी भौतिक दुनिया के नियमों के अधीन होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव का संवाद। रसेल के दार्शनिक दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष अनुभव कोई सरल या निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है,
जहां बाहरी दुनिया की जानकारी बिना किसी बाधा के सीधे हमारे दिमाग में प्रवेश कर जाती है। इसके विपरीत वो इसे बाहरी दुनिया और हमारे मस्तिष्क के बीच का एक अत्यंत जटिल और सक्रिय संवाद मानते हैं। ये संवाद एक गतिशील और दो तरफा प्रक्रिया है, जहां हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा बाहरी वातावरण से लगातार और अथक रूप से संवेदी जानकारी एकत्र करती है। ये इंद्रियां मूल रूप से भौतिक उत्तेजनाओं जैसे प्रकाश तरंगों जो हम देखते हैं, ध्वनि तरंगों जो हम सुनते हैं, रासायनिक अणुओं जो हम सूंघते और चखते हैं, और दबाव या तापमान जो हम महसूस करते हैं, को विद्युत रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करती है। ये रूपांतरण प्रक्रिया इतनी कुशल और तेज होती है कि ये लगभग तात्कालिक रूप से घटित होती है। ये रूपांतरित संवेदी जानकारी फिर तंत्रिका मार्गों के माध्यम से तेजी से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जहां वास्तविक संज्ञानात्मक प्रसंस्करण और व्याख्या का कार्य शुरू होता है। मस्तिष्क इन कच्चे विद्युत संकेतों को केवल प्राप्त ही नहीं करता, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से पहचानता, संसाधित करता, वर्गीकृत करता और उन्हें व्यक्तिगत अर्थ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एक एकीकृत और सुसंगत अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो आपकी आंखें केवल हरे और भूरे रंग की पिक्सेल जैसी जानकारी को नहीं देख रही होती। आपका मस्तिष्क उन संकेतों को व्याख्या करता है, उन्हें एक पेड़ के रूप में पहचानता है, संभवतः उसकी प्रजाति को भी, और उससे जुड़ी पिछली यादों या भावनाओं को भी सक्रिय करता है, जैसे छाया या फल की याद। ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज और स्वचालित होती है, इतनी तेज कि हमें शायद ही कभी इसके पीछे की जटिल तंत्रिका गतिविधियों का एहसास होता है। मस्तिष्क अपने विशाल डेटाबेस, जो पिछले अनुभवों, सीखे गए ज्ञान, विकसित हुई अपेक्षाओं और वर्तमान संदर्भ से बना है, का उपयोग करके आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, उसकी व्याख्या करता है और उसे एक अर्थपूर्ण पैटर्न में व्यवस्थित करता है। यही कारण है कि हम अक्सर उन्हीं चीजों को देखते या सुनते हैं जिनकी हम उम्मीद करते हैं या जिन पर हमारा ध्यान विशेष रूप से केंद्रित होता है। ये संवाद केवल सरल वस्तु पहचान तक सीमित नहीं है। ये हमें दुनिया के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने, उसे समझने और उससे जुड़ने में सक्षम बनाता है। ये हमें ये निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन सी चीजें संभावित खतरा है, कौन सी फायदेमंद है और कौन सी को सुरक्षित रूप से अनदेखा किया जा सकता है। इस तरह प्रत्यक्ष अनुभव हमें अपनी दुनिया को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने, सूचित निर्णय लेने और उसके प्रति उपयुक्त प्रतिक्रियाएं देने की शक्ति प्रदान करता है। यह हमारे आंतरिक मन और बाहरी वास्तविकता के बीच का वह महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक पुल है जो हमें हर पल सचेत रूप से जीने का अवसर देता है। अनुभवों का व्यक्तिगत स्वरूप। रसेल इस बात पर दृढ़ता से जोर देते हैं कि हर व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव अलग अलग होता है। भले ही वे एक ही वस्तु को देखें, एक ही ध्वनि को सुने या एक ही घटना का अनुभव करें। ये एक मौलिक अवधारणा है जो मानव चेतना और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को गहराई से उजागर करती है। इस भिन्नता का प्राथमिक कारण यह है कि मस्तिष्क की प्रसंस्करण प्रक्रियाएं हर व्यक्ति में थोड़ी भिन्न होती है और इन भिन्नताओं को कई जटिल कारकों का मिश्रण प्रभावित करता है। पहला और सबसे बुनियादी कारण व्यक्तिगत जैविक और न्यूरोलॉजिकल भिन्नताएं हैं। हर व्यक्ति के मस्तिष्क की शारीरिक संरचना, उसके न्यूरल कनेक्शन की विशिष्ट जटिलता और विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटरों जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन का संतुलन थोड़ा अलग होता है। ये सूक्ष्म, जन्मजात और अधिग्रहित न्यूरोबायोलॉजिकल अंतर इस बात पर मौलिक प्रभाव डालते हैं कि मस्तिष्क बाहरी संवेदी जानकारी को कैसे प्राप्त करता है, संसाधित करता है, व्याख्या करता है और अंततः अनुभव में बदलता है। ठीक वैसे ही जैसे दो संगीतकार एक ही संगीत वाद्य यंत्र को बजा सकते हैं, लेकिन उनकी प्रस्तुति में व्यक्तिगत शैली और भावना के कारण भिन्नता होती है, उसी तरह दो व्यक्ति एक ही राग को सुन सकते हैं, लेकिन एक को वो अत्यधिक मधुर और भावनात्मक लग सकता है, जबकि दूसरे को केवल एक साधारण ध्वनि। दूसरा और संभवतः
सबसे शक्तिशाली कारण भूतकाल के अनुभवों का संचय और उनका प्रभाव है। हर व्यक्ति का अपना एक अद्वितीय जीवन इतिहास होता है। बचपन के सुखद या दुखद अनुभव, सीखे गए सबक, व्यक्तिगत आघात, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और संचित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, ये सभी अनुभव मस्तिष्क में जटिल और मजबूत न्यूरल पाथवे और स्कीमा बनाते हैं, जो इस बात पर गहरा प्रभाव डालते हैं कि नई जानकारी को कैसे फिल्टर किया जाता है, समझा जाता है और उस पर प्रतिक्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि दो लोग एक ही कुत्ते को देखते हैं, तो एक व्यक्ति जिसे बचपन में कुत्ते द्वारा काटा गया था, उसे वो कुत्ता भयावह और आक्रामक लग सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसे हमेशा कुत्तों से प्यार मिला है, उसे वो प्यारा और दोस्ताना लग सकता है। बाहरी उत्तेजना, कुत्ता वही है, लेकिन आंतरिक व्याख्याएं और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से भिन्न है। इसके अतिरिक्त हमारे वर्तमान आंतरिक कारक भी हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों को आकार देते हैं। हमारी वर्तमान भावनात्मक स्थिति, क्या हम खुश हैं या उदास? हमारी शारीरिक स्थिति, क्या हम भूखे या थके हुए हैं? हमारी अपेक्षाएं, हम क्या देखने या सुनने की उम्मीद करते हैं? और हमारे ध्यान का केंद्र, हम किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं? ये सभी कारक हमारे अनुभव को संशोधित करते हैं। एक ही भीड़ भरी जगह में एक भूखा व्यक्ति शायद रेस्तरां के संकेतों पर ध्यान देगा, जबकि एक थका हुआ व्यक्ति बेंच या शांत कोनों की तलाश करेगा। इस प्रकार हमारा अनुभव कोई वस्तुनिष्ठ या निष्पक्ष प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया की उत्तेजनाओं और हमारे अद्वितीय आंतरिक मनोवैज्ञानिक और जैविक जगत के बीच की एक गहन व्यक्तिपरक और सक्रिय बातचीत है। ये अंतर्दृष्टि हमें ये समझने में मदद करती है कि क्यों लोग एक ही घटना पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, क्यों संचार में अक्सर गलतफहमी होती है, और ये मानव विविधता और व्यक्तिगत चेतना की असीम गहराई को स्वीकार करती है। ये व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के सम्मान और सहिष्णुता की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। आदतों का निर्माण और महत्व। रसेल के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में आदतें मानव व्यवहार, चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में एक मौलिक और केंद्रीय भूमिका निभाती है। वो इस बात पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालते हैं कि जब कोई कार्य, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, बार बार और लगातार किया जाता है, तो वो हमारे मस्तिष्क में एक मजबूत और कुशल तंत्रिका मार्ग, न्यूरल पाथवे बना लेता है और अंततः एक स्वचालित आदत बन जाता है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क की उल्लेखनीय क्षमता, न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि मस्तिष्क अनुभवों और सीखने के जवाब में अपनी संरचना और कार्यप्रणाली को सक्रिय रूप से बदल और अनुकूलित कर सकता है। जब हम कोई नया कौशल सीखना शुरू करते हैं, जैसे कि गिटार बजाना या कोई नई भाषा बोलना या कोई नई क्रिया पहली बार करते हैं, तो मस्तिष्क में नए, अपेक्षाकृत कमजोर और अस्थिर न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। जैसे जैसे हम उस क्रिया को नियमित रूप से दोहराते हैं और अभ्यास करते हैं, ये कनेक्शन धीरे धीरे मजबूत और अधिक कुशल होते जाते हैं। अंततः उस क्रिया को करने के लिए हमें कम सचेत प्रयास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ये लगभग स्वचालित और अनैच्छिक हो जाती है, जैसे कि पैदल चलना, साइकिल चलाना या अपने जूते के फीते बांधना। ये आदतें केवल शारीरिक या मोटर क्रियाओं तक ही सीमित नहीं होती। वे मानसिक आदतों जैसे सोचने के पैटर्न, समस्याओं को हल करने के तरीके, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जैसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहना या चिंता करना, और निर्णय लेने की शैलियों तक भी विस्तारित होती है। उदाहरण के लिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आदत या किसी कार्य को टालने की आदत, ये सभी मस्तिष्क में स्थापित न्यूरल पैटर्न हैं। इन आदतों का महत्व अत्यधिक गहरा है, क्योंकि ये आदतें सीधे तौर पर हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देती है। हमारे दैनिक व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ अनुमानों के अनुसार 40% से अधिक, हमारी स्थापित आदतों से निर्धारित होता है। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से सुबह जल्दी उठता है, व्यायाम करता है, किताबें पढ़ता है
या दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाता है। उसका चरित्र उन सकारात्मक आदतों से सीधे प्रभावित और परिभाषित होता है। इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति की आदतें आलस्य, नकारात्मक सोच या विलंब से संबंधित हैं, तो वे उसके व्यक्तित्व का भी एक हिस्सा बन जाती है। ये आदतें हमारे व्यक्तिगत मूल्यों, अंतर्निहित विश्वासों और जीवन में प्राथमिकताओं का एक प्रबल प्रतिबिंब बन जाती है। वे ये भी निर्धारित करती है कि हम अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और अपने सामाजिक व व्यक्तिगत रिश्तों को कैसे निभाते हैं। इसके अतिरिक्त आदतों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावहारिक और जैविक लाभ यह है कि वे हमारे मस्तिष्क की संज्ञानात्मक ऊर्जा और संसाधनों को बचाती है। जब कोई कार्य आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए मस्तिष्क को कम मात्रा में सचेत प्रयास, निर्णय लेने की शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि हमें हर सुबह उठकर कपड़े पहनने या नाश्ता तैयार करने के लिए हर बार नए सिरे से सोचना पड़े और हर कदम पर निर्णय लेना पड़े, हमारा दिन कितना जटिल और थकाऊ हो जाएगा। आदतों के कारण ये कार्य स्वचालित हो जाते हैं, जिससे हमारा दिमाग अधिक जटिल और महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने, रचनात्मक होने या उच्च स्तरीय सोच में संलग्न होने के लिए मुक्त रहता है। ये संज्ञानात्मक भार को नाटकीय रूप से कम करता है और हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में अधिक कुशल, प्रभावी और फुर्तीला बनाता है। इस प्रकार आदतें न केवल हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है और हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है, बल्कि वे हमें दैनिक जीवन की जटिलताओं को अधिक सहजता, दक्षता और मानसिक आराम के साथ नेविगेट करने में भी मदद करती है, जिससे हम अपने जीवन के सार्थक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सोच और कल्पना की प्रकृति। रसेल के चिंतन में सोच को केवल एक निष्क्रिय मानसिक गतिविधि नहीं माना गया है, बल्कि ये मस्तिष्क में चलने वाली एक अत्यंत जटिल और गतिशील प्रक्रिया है जो हमारे पुराने अनुभवों से जन्म लेती है। इसका अर्थ ये है कि हमारी सोच हवा में पैदा नहीं होती, बल्कि ये हमारे द्वारा अब तक प्राप्त की गई सभी जानकारी, सीखे गए सबक, देखी गई घटनाओं और महसूस की गई भावनाओं का परिणाम होती है। जब हम सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क इन संचित अनुभवों को व्यवस्थित करता है, उनका विश्लेषण करता है, उनके बीच संबंध स्थापित करता है और उनसे नए निष्कर्ष निकालता है। ये प्रक्रिया हमें समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने, योजना बनाने और दुनिया को समझने में सक्षम बनाती है। हर नया विचार, हर नया दृष्टिकोण कहीं न कहीं हमारे अतीत के अनुभवों की नींव पर खड़ा होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी जटिल गणितीय समस्या को हल करने की सोचते हैं, तो हम अपने गणित के पुराने ज्ञान, नियमों और सूत्रों का उपयोग करते हैं। जब हम किसी सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो हम अपने पिछले सामाजिक अनुभवों और उनसे सीखी गई बातों को लागू करते हैं। इसी सोच की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी है कल्पना, जो मस्तिष्क की एक असाधारण शक्ति है। रसेल के अनुसार कल्पना वो शक्ति है जो हमारे मौजूदा अनुभवों को नए और अनूठे तरीकों से जोड़कर नए चित्र, विचार और संभावनाएं पैदा करती है। ये केवल दिवास्वप्न देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान का मूल स्रोत है। कल्पना हमें उन चीजों की कल्पना करने की अनुमति देती है जो वास्तविक नहीं है या जो अभी तक मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर एक पुल का डिजाइन कल्पना करता है जो अभी बना नहीं है। एक लेखक एक ऐसी कहानी बुनता है जिसके पात्र और घटनाएं केवल उसके मन में है। एक वैज्ञानिक किसी ऐसी परिकल्पना की कल्पना करता है जिसे अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क में अनुभवों के टुकड़ों को नए विन्यास में पुनर्व्यवस्थित करके होती है। हम किसी देखी हुई चीज का रंग, किसी सुनी हुई धुन का ताल और किसी महसूस की गई भावना की तीव्रता को लेकर उन्हें आपस में मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बना सकते हैं। कल्पना हमें भविष्य के परिदृश्यों की योजना बनाने, विभिन्न विकल्पों के परिणामों का अनुमान लगाने और अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। ये हमें सहानुभूति रखने की भी शक्ति देती है, जिससे हम दूसरों के अनुभवों और भावनाओं की कल्पना कर पाते हैं।
सोच और कल्पना दोनों ही हमारे अस्तित्व के लिए मौलिक है। सोच हमें वर्तमान वास्तविकता से निपटने में मदद करती है, जबकि कल्पना हमें उस वास्तविकता से परे जाकर नए क्षितिज तलाशने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये दोनों मिलकर मानव चेतना और उसकी असीमित क्षमता को परिभाषित करते हैं। भाषा का महत्व, सोच और अनुभवों की संरचना। रसेल के दार्शनिक चिंतन में भाषा को केवल दो व्यक्तियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के एक सामान्य माध्यम के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे सोच को आकार देने का एक अत्यंत मौलिक और शक्तिशाली साधन माना गया है। ये विचार भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान में भाषाई सापेक्षता, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी के सिद्धांतों से भी मेल खाता है, जो ये बताता है कि जिस भाषा को हम बोलते हैं वो हमारे सोचने के तरीके और दुनिया को देखने के तरीके को गहराई से प्रभावित करती है। भाषा हमें अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप देने में मदद करती है। बिना शब्दों के हमारे विचार शायद अस्पष्ट और अव्यवस्थित रह जाते। जब हम किसी विचार को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो हमें उसे स्पष्ट और सुसंगत बनाना पड़ता है। ये प्रक्रिया ही हमारे विचारों को व्यवस्थित करती है और उन्हें एक निश्चित संरचना प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी जटिल समस्या के बारे में सोचते हैं तो उसे शब्दों में ढालने से हम उसके विभिन्न पहलुओं को अलग अलग देख पाते हैं, उनके बीच संबंध स्थापित कर पाते हैं और एक तार्किक समाधान तक पहुंच पाते हैं। भाषा एक प्रकार का मानसिक ढांचा प्रदान करती है जिसके भीतर हमारी सोच विकसित होती है। ये हमें अवधारणाओं को वर्गीकृत करने, घटनाओं को नाम देने और तार्किक श्रृंखलाएं बनाने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त भाषा अनुभवों को क्रमबद्ध और अर्थपूर्ण बनाती है। हमारे जीवन के अनुभव अपनी कच्ची अवस्था में शायद सिर्फ संवेदनाओं और छापों का एक बेतरतीब प्रवाह मात्र हो, लेकिन भाषा के माध्यम से हम इन अनुभवों को नाम दे सकते हैं, उन्हें परिभाषित कर सकते हैं और उन्हें एक कथात्मक या तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। जब हम किसी घटना का वर्णन करते हैं तो हम उसे समय और स्थान के संदर्भ में रखते हैं, उसमें शामिल पात्रों और कार्यों को स्पष्ट करते हैं और उसे एक विशेष अर्थ देते हैं। ये प्रक्रिया हमें अपने अनुभवों को समझने, उनसे सीखने और उन्हें अपनी स्मृति में स्थायी रूप से दर्ज करने में मदद करती है। भाषा के बिना हमारे अनुभव खंडित और अमूर्त रह सकते हैं, जिन्हें याद रखना या दूसरों के साथ साझा करना मुश्किल होगा। ये हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक इतिहास को गढ़ने में सक्षम बनाती है, जिससे संस्कृतियों और समाजों का विकास होता है। अंततः भाषा हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है, जो सामाजिक संपर्क और ज्ञान के संचरण के लिए अपरिहार्य है। यदि हमारे पास अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा नहीं होती तो हम उन्हें दूसरों तक कैसे पहुंचा पाते? भाषा हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं, ज्ञान और इरादों को साझा करने का एक साधन प्रदान करती है। यह हमें दूसरों के साथ सहयोग करने, सामूहिक रूप से समस्याओं को हल करने और सभ्यता का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। ये हमें साहित्यिक कृतियों की रचना करने, दार्शनिक विचारों को विकसित करने और वैज्ञानिक खोजों को रिकॉर्ड करने की शक्ति देती है। संक्षेप में, भाषा केवल ध्वनि या संकेतों का एक समूह नहीं है। ये वो उपकरण है जो मानव मस्तिष्क की जटिल सोच और रचनात्मकता को बाहरी दुनिया में प्रकट करता है, अनुभवों को सार्थक बनाता है और मानव समाज के विकास की नींव रखता है। ये हमारी चेतना का एक विस्तारित रूप है जो हमें अपने आंतरिक जगत को दूसरों के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। आज हमने मन के उन गहरे रहस्यों को बर्ट्रैंड रसेल के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की, जिन्हें अक्सर हम जादू मान लेते हैं। हमने जाना कि कैसे हमारा मन कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमने देखा कि कैसे संवेदन हर अनुभव की पहली सीढ़ी है, जहां बाहरी दुनिया के संकेत हमारी इंद्रियों से टकराते हैं और मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। फिर कैसे सहसंबंध हमें उन अनुभवों को जोड़ना सिखाता है जिससे हम लगातार सीखते हैं और सुरक्षित रहते हैं। हमने ये भी समझा कि सोच और कल्पना कैसे हमारे पुराने अनुभवों को नए विचारों और संभावनाओं में ढालती है।
और अंत में तर्क हमें उन सभी अनुभवों का विश्लेषण करके सही निष्कर्ष तक पहुंचने की शक्ति देता है, ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ये समझना कि हमारा मन और शरीर अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, हमें अपने जीवन को संतुलित करने का एक नया नजरिया देता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं, तो जीवन की चुनौतियां भी कम रहस्यमय लगने लगती है। हमें ये एहसास होता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। बस जरूरत है खुद को और अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को गहराई से जानने की। तो अगली बार जब आपके मन में कोई विचार उठे, कोई भावना महसूस हो या कोई अनुभव हो, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं अपने मन को सच में जानता हूं? क्या मैं अपने अनुभवों को समझ पा रहा हूं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसने आपके मन को समझने में थोड़ी भी मदद की हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस आत्मज्ञान की यात्रा में शामिल हो सके। वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। और हाँ, एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी अपने मन को गहराई से देखने की कोशिश की है? आपका अनुभव कैसा रहा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।